आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटका में येदियुरप्पा का दोबारा वजीर आला बनना लगभग तय। बीजेपी हाईकमांड के अहकाम का इंतजार। UAPA अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास। अमित शाह ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त कानून जरूरी। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी मीडिएशन को लेकर आज फिर हुआ पार्लियामेंट में हंगामा। असेंबली मौजूद होने के बावजूद क्यों है नए असेंबली की तामीर की जरूरत? तेलंगाना हुकूमत से हाईकोर्ट ने किया सवाल। रियासत की 8 यूनिवर्सिटीज के लिए वजीर आला KCR ने IAS ऑफिसर्स को अपॉइंट किया इंचार्ज वाइस चांसलर। अब खबरें तफसील से। कर्नाटका बीजेपी चीफ BS येदियुरप्पा ने आज कहा कि रियासत में मुतबादिल हुकूमत बनाने का दावा करने के लिए वो पार्टी हाईकमान के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक में करीब 3 हफ्ते लंबा ड्रामा उस वक्त ख़त्म हुआ जब कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान असेंबली में अक्सरियत साबित करने में नाकाम रहने पर HD कुमारस्वामी की 14 महीने पुरानी हुकूमत गिर गई। येदियुरप्पा ने RSS लीडर्स के साथ आज एक इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो दिल्ली के अहकाम का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी वक्त पार्टी MLAs का इजलास बुलाकर राजभवन जा सकते हैं। येदियुरप्पा ने कहा कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आशीर्वाद और साथ के चलते ही ताल्लुक से रियासती लेवल के कायद और उसके बाद वजीर आला बने। उन्होंने कहा कि वो अगला कदम उठाने से पहले संघ परिवार के बड़ों से आशीर्वाद लेने आए हैं। गौरतलब है कि मंगल को तहरीक एतमाद के दौरान कुमारस्वामी हुकूमत के हक में सिर्फ 99 वोट पड़े थे, जबकि खिलाफ में 105 वोट पड़े थे। लोकसभा में 4 शुम्बे के रोज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अमेंडमेंट बिल पास हो गया। इस दौरान हुकूमत और अपोजिशन के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टीज ने कानून में नए प्रोविजंस जोड़ने की मुखालिफत की। उन्होंने बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। बहस के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि दहशत के खिलाफ लड़ाई सरकार लड़ती है, कौन सी पार्टी इख्तिदार में है और बिल कौन लेकर आया उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कड़े कानून की जरूरत है। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने के लिए कानून के प्रावधानों की जरूरत है, मगर चूंकि ये बात श्रीमान मनीष तिवारी ने कही है, मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, ये कानून कौन लेकर आया? ये कानून के अंदर तो मैं तो थोड़ा अमेंडमेंट लेकर आया हूं, 2-3 सुधार लेकर आया हूं। ये कानून लेकर कौन आया? ये कानून के अंदर टेररिज्म की व्याख्या किसने ऐड करी? ये कानून को कठोर कौन करता गया? अब जब हम यहां पर बैठे हैं, आप कहते हो कि कानून कठोर नहीं होने चाहिए। हम तो वहां पर भी बैठे थे, तब कहते थे कानून कठोर होने चाहिए और टेररिज्म के खिलाफ। यहां पर बैठे हैं तब भी कहते हैं कि कानून कठोर होने चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कौन सरकार लड़ती है, कौन पार्टी सत्ता में है, इसके आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। तत्वतः आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है या नहीं लड़ना है, वो पूरे सदन की एक मानसिकता बननी चाहिए। 35-36 the minister replied to it. My basic submission to him is that the Supreme Court in VJ Roe said that without judicial review you cannot call anyone unlawful. You are violating the Supreme Court judgment. इसलिए कह रहा हूं सर कि आप रिव्यू कमेटी तो आप बनाएंगे ना, सरकार बनाएगी, उसमें इंडिपेंडेंस का एग्जीक्यूटिव बनाएगी। तो ये 2 और तीसरा सवाल सर, सर क्लैरिफिकेशन है। हमने इस मुल्क में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को साइन किया, रेटिफाई किया, और वो कहता है कि बेल के प्रोविजन के बारे में, फेयर ट्रायल के बारे में आप बताइए क्या ये वायलेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1373 का, 1535 का? ये तो और अगर आप स्टेट का ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस हो तो खत्म करिए उसको। आप तो फेडरलिज्म को बचाना आपका काम है। माननीय गृह मंत्री ओवैसी साहब ने 2 तरह से मुद्दे उठाए। एक ओर से वो कहते हैं कि सदन के अधिकारों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जिक्र करते हैं, और बेल देने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कोट करते हैं। भला आप क्या करना चाहते हो? एक आप मुझे सुनिए, आप मुझे सुनिए ना, अब मुझे सुनिए ना, नहीं मुझे सुनिए ना साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। मैं जवाब देता हूं, मुझे नहीं सुनेंगे। मान्य सदस्य प्लीज, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती मान्यवर। मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज 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 बैठिए। मान्य सदस्य, मैंने आपको पूरा मौका दिया। आप विस्तार से बोलने का कोशिश किया, ये हम मानते हैं, और आपकी कहने से ये पता चलता है, आपके कहने से ये पता चलता है ये इसका दूरगामी प्रभाव भी होगा। तो इसीलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, जो जिस कानून में दूरगामी प्रभाव होगा उसको सिर्फ सदन में नहीं, हमें स्टैंडिंग कमेटी भेजना चाहिए। सर 13वीं लोकसभा, एक मिनट, 13वीं लोकसभा आप ही के थे, उस समय 102 बिल स्टैंडिंग कमेटी होकर आए थे। हमारे जमाना में यूपीए 1 में 140, यूपीए 2 में 140, आपने आपकी सर कई बार आपकी जमाना आ गया, सिर्फ 47 बिल स्टैंडिंग कमेटी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप बोलते तो है बहुत कुछ, लेकिन इनको स्क्रूटिनी नहीं करना चाहते हैं। गृहमंत्री जी को सर कंदाहार से लेकर पार्लियामेंट में हमला, बॉम्बे की हत्या और पुलवामा, ये सिलसिला जारी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस विषय पे और घने से हम स्क्रूटिनी नहीं करें। सर लाल कृष्ण आडवाणी जी जब पोटा की बात आप कह रहे थे उस दिन, लाल कृष्ण आडवाणी पोटा की मिसयूज के खिलाफ आवाज उठाए थे। सर मोदी ऑल्सो एक्यूज द सेंटर ऑफ क्रिएटिंग अनदर सुपरस्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, सेइंग द मल्टी एजेंसी सेंटर वाज डूइंग ए फाइन जॉब टू काउंटर टेरर एंड क्लेमिंग दैट द अटेम्प्ट वाज टू क्रिएट ए फेडरल पुलिस एंड मिसयूज इट अगेंस्ट द ऑपोजिशन रूल स्टेट। ये हम नहीं, क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये बयान था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सारे ये जो टेररिस्ट के खिलाफ जो सारे कानून हम लाते हैं, ये हिया सेफ नहीं, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी जो हमारे सदन के एक अंग होते हैं, सिलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी, इसमें भेजकर थोरो इसको स्क्रूटिनी होना चाहिए, एग्जामिन होना चाहिए, उसके बाद ये सामने लाइए। हम सब इनका समर्थन करेंगे। अगर नहीं तो इस तरीके की आप सिर्फ करते जाएंगे, सिर्फ बुलडोजर करते रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर पर मीडिएशन वाले बयान पर दूसरे दिन भी लोकसभा में हंगामा हुआ। अपोजिशन ने ऐवान में मोदी जवाब दो के नारे लगाए। इस पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर इस मामले पर पहले ही सफाई दे चुके हैं। मैं जयशंकर जी के बयान को ऑथेंटिक मानता हूं। ट्रंप और मोदी जी के बीच जून में बातचीत हुई थी और उस वक्त जयशंकर भी वहीं मौजूद थे। अगर पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे पर बात होगी तो सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी शामिल होगा। अध्यक्ष महोदय, अभी कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने यहां पर आश्वस्त किया था कि हमको इस मुद्दे को उठाने की इजाजत दी जाए। मैं जरूर सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी जवाब देगा उसकी बात को हम सुनेंगे, लेकिन उन्होंने यहां पर वादा खिलाफी की है। जो कुछ भी वादे किए थे उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। लोकतंत्र चलता है तो विश्वसनीयता के आधार पर चलता है। सबसे बड़ा आधार स्वस्थ लोकतंत्र का होता है परस्पर विश्वास। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो बात उन्होंने आपके समक्ष कही है कि नहीं मैं सुनूंगा, आज उन्होंने हमारी बात यहां नहीं सुनी है और वॉकआउट इस समय किया है, मैं समझता हूं। दूसरी चीज, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत का प्रश्न है, यह सच है कि जून के महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच, लेकिन हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी ने स्टेटमेंट देते समय यह पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय स्पष्ट कर दिया, कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि इससे ऑथेंटिक स्टेटमेंट और किसी दूसरे का नहीं हो सकता। इसलिए मैं सर्वाधिक ऑथेंटिक स्टेटमेंट से जयशंकर प्रसाद जी का मानता हूं, क्योंकि जिस समय मोदी जी और मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत हो रही थी तो स्वयं हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी उसमें मौजूद थे। और मैं यह भी अध्यक्ष महोदय मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं
कि कश्मीर के सवाल पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं कि यदि यह निश्चित रूप से शिमला समझौते की मंशा के सर्वथा विपरीत होगा, इसलिए किसी की मध्यस्थता को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं। यह बात तो अपनी जगह पर है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कश्मीर के सवाल पर हम इसलिए भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, हम सब चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान पर के साथ समझौता नहीं कर सकते। और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान के साथ यदि बात होगी, केवल कश्मीर पर बात नहीं होगी, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर भी बात होगी अध्यक्ष महोदय। यह भी मैं 2 शब्दों में स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मोदी 2 सरकार को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो गया। अब हुकूमत इस बिल को राज्यसभा में पेश करेगी। अगर ये बिल वहाँ भी पास हो जाता है तो इसके बाद कई रूल्स बदले जाएंगे। दरअसल मोदी हुकूमत सड़क हादसों को कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में नितिन गडकरी ने इस बिल को लोकसभा में कुछ दिनों पहले पेश किया था। अब अगर ये बिल राज्यसभा में पास हो गया तो पहले के मुकाबले और भी कड़े रूल्स हो जाएंगे। जहां ट्रैफिक कानून को तोड़ने पर 30 गुना तक ज़्यादा जुर्माना भरना होगा, वहीं कई मामलों में जेल तक हो सकती है। इसके अलावा कई मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर तक रद्द हो सकता है। नए कानून के तहत अगर हादसा या रूल्स को अगर कोई नाबालिग तोड़ता है तो उस कार के मालिक पर क्रिमिनल केस किया जा सकता है। कार के खराब पार्ट्स को ठीक करने के लिए कंपनियों को कार वापस लेना होगा। इसके बाद खराबी को ठीक करके वापस लौटाना होगा। खराब क्वालिटी के लिए कार कंपनियां जिम्मेदार होंगी। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आधार अब ज़रूरी होगा। हुकूमत की तरफ से हिट एंड रन मामले में मुतासिरा खानदान को 25,000 रुपये की जगह अब 2 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। अगर नाबालिग अपने व्हीकल से किसी भी ट्रैफिक कानून को तोड़ता हुआ पाया गया और किसी एक्सीडेंट की वजह बनते हुए पाया गया तो उस कार के मालिक के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का प्रोविजन है। हालांकि कार मालिक को सिर्फ उस वक्त माफ़ किया जा सकता है अगर वो साबित कर सके कि उसकी जानकारी के बगैर उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। वहीं नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के दौरान कार्रवाई होगी। इसके साथ ही व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये की जगह अब 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। रैश ड्राइविंग पर 1,000 से 5,000 रुपये चालान का प्रोविजन है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये का चालान कटेगा। स्पीड लिमिट पार करने पर 400 रुपये की जगह 1,000 से 2,000 रुपये का चालान कटेगा। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1,000 रुपये का चालान कटेगा और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1,000 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये तक फाइन लगेगा। महाराज, मैं खुद सदन को बताना चाहूँगा कि मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था वो मैं मंत्री था उस समय महाराष्ट्र में, नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो पुलिस प्रोटेक्शन में हुआ था और मेरे ड्राइवर को कैटरैक्ट था। बाद में मैंने सब महाराष्ट्र में चेकिंग किया कि पीडब्ल्यूडी के ड्राइवर का चेकिंग करो, तो मुझे कहते हुए दुख हो रहा है 40% ड्राइवर अंधे निकले, ड्राइवर कैटरैक्ट हुआ था। फिर एक मुख्यमंत्री जो थे उनके तो ड्राइवर दोनों आंखों से अंधे थे और एक केंद्र में मंत्री थे, बहुत कैबिनेट मंत्री थे, उनका एक आंख से अंधा था। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट से आते हैं और ये अगर ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लाते हैं, अगर वो आंखों में कुछ कमी अगर लाया सर्टिफिकेट तो उसकी नौकरी जाती थी। तो हमने अब होम मिनिस्ट्री को ये सुझाया राज्यों को कि भाई एक आधी आंखें अगर होगी तो आप उसको दूसरा काम दो, नौकरी से दूसरा उसको निकालो मत। तो स्वाभाविक रूप से नहीं तो लोग आखिरी तक रिटायर होने तक अगर आंखों में फर्क होगा और ड्राइविंग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सत्य घटना है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि मेरा ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था, वो आवाज के आधार पर गाड़ी चलाता था। मैंने वो जादूगर के प्रयोग देखे एक बार बचपन में कि वो आटे के बड़े बड़े ये लगाकर ऐसे आंखों में लगाता था और काली पट्टी लगाकर बुलेट चलाता था। तो मैं जब स्कूल में था तो मैंने वो प्रयोग देखा था। तो उसी प्रकार के ये प्रयोग देश में चल रहे हैं। अब इसमें एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होंगे, निरपराध लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा। इसको रोकने के बारे में ये सब करने की आवश्यकता है।
ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ACMA ने आज पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए GST दर में 18% की कमी की मांग की है। इससे लगभग 10 लाख नौकरियों को बचाने में मदद मिलेगी, जो कि व्हीकल्स की कम बिक्री की वजह से खतरे में है। ACMA ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन करती है, जिसमें लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ACMA ने व्हीकल्स के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पॉलिसी पर भी क्लैरिटी मांगी है। ACMA के प्रेसिडेंट राम वेंकटरामन ने कहा कि मोटर व्हीकल इंडस्ट्री एक मंदी का सामना कर रही है। सभी सेगमेंट्स में व्हीकल्स की बिक्री में मंदी पिछले कई महीनों से जारी है। व्हीकल इंडस्ट्री के पीछे ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री बढ़ने का ध्यान में रखते हुए व्हीकल प्रोडक्शन में आज 15 से 20% की कटौती से क्राइसिस जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये जारी रहती है तो करीब 10 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। वेंकटरमन ने कहा कि कुछ जगहों पर छंटनी का अमल शुरू भी हो चुका है। GST रजीम के तहत पहले से ही लगभग 70% ऑटो कंपोनेंट्स 18% GST स्लैब के तहत आ गए हैं। हालांकि 28% ब्रैकेट में लगभग 30% ही रहते हैं। नाजरीन, अब नजर डालते हैं कुछ मकामी खबरों पर। रियासती हाई कोर्ट ने आज नई असेंबली की इमारत की तामीर के लिए एर्रम मंजिल को मुनज़्ज़म करने के मुकदमे की समाअत करते हुए हुकूमत से इस्तिफ़सार किया है कि असेंबली मौजूद रहने के बावजूद नई असेंबली की तामीर की क्या ज़रूरत है। अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि मौजूदा असेंबली की इमारत में तमाम सहूलियात मौजूद हैं, तो क्यों नई असेंबली की ज़रूरत पेश आ रही है। एर्रम मंजिल को मुनज़्ज़म करने की HMDA से इजाज़त हासिल की गई है या नहीं। इन सवालात के जवाब देने के लिए हुकूमत क्यों ताख़ीर कर रही है और हुकूमत इसके लिए क्यों वक्त मांग रही है। अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि कल जुमेरात तक तमाम तफसीलात पेश किए जाएँ। बाद अज़ां इस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज IAS ऑफिसर्स को 8 यूनिवर्सिटीज़ के इंचार्ज वाइस चांसलर्स के तौर पर अपॉइंट किया है। अरविंद कुमार उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे, जबकि V अनिल कुमार पुट्टी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी, C पार्थसारथी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जयेश रंजन जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, B जनार्दन रेड्डी काकतीय यूनिवर्सिटी, V अनिल कुमार तेलंगाना यूनिवर्सिटी, राहुल बोज्जा पालामोरू यूनिवर्सिटी और अरविंद कुमार महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स होंगे। वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत में आसरा स्कीम के तहत दिए जाने वाले वज़ाइफ पर सालाना 12,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च हो रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द 57 साल मुकम्मिल करने वाले गरीब अफराद को भी आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने आज सूर्यापेट असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत का तूफ़ानी दौरा करते हुए आसरा स्कीम के बेनिफिशरीज़ में प्रोसीडिंग्स पेपर्स हवाले किए और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना इलाका नज़रअंदाज कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये इलाका इंतहाई पसमानदगी का शिकार हो गया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में गरीबों को 70 रुपये वजीफ़ा दिया जाता था। बाद अज़ां इस रकम को 200 रुपये तक किया गया, लेकिन तेलंगाना की तश्कील और TRS के इख्तियार में आने के बाद गरीबों को वजीफ़े की रकम 2,000 रुपये तक कर दी गई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मियाद में TRS हुकूमत ने अपने तमाम इंतखाबी वादों को पूरा कर दिया, जिसकी वजह से 2018 के इंतखाबात में अवाम ने TRS को दोबारा इख्तियार हवाले किया। TRS के कारगुजार सदर तारका रामाराव की सालगिरह तकरीब के मौके पर रियासत भर में TRS के कायदीन और कारकुनों ने बड़े पैमाने पर समाजी खिदमात अंजाम दी। खून का अतिया, मुअम्मरीन और यतीम खानों और दवाखानों में फलों की तकसीम जैसे प्रोग्राम अंजाम दिए गए। इन तकारीब में रियासती वुज़रा, TRS के अरकान मुखन्नना और पार्टी कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। तेलंगाना भवन में तारका रामाराव की सालगिरह के मौके पर खून का अतिया कैंप का एहतमाम किया गया। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर श्रीनिवास यादव ने इस कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अरकान असम्बली बालका सुमन, D नागेंद्र, रुकने काउंसिल श्रीनिवास रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि कम उम्र में तारक रामाराव ने काफ़ी नाम कमाया है, वो नौजवानों के लिए मशले राह साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि KTR और नौजवानों को सियासत में हिस्सा लेने की तरगीब दे रहे हैं। रुकने असम्बली बालका सुमन ने कहा कि वज़ीर IT की हैसियत से तारक रामाराव ने हैदराबाद का नाम दुनिया भर में रोशन किया। उनकी वजह से IT के शोबे को काफ़ी तरक्की हुई है। रुकने असम्बली नागेंद्र ने कहा कि तारक रामाराव कई सलाहियतों के हामिल कायद हैं। इसी दौरान रियासत के मुख्तलिफ असम्बली हलकों में KTR की सालगिरह के मौके पर शजरकारी भी की गई। सरकारी स्कूलों में गरीब तलबा में नोटबुक्स तकसीम किए गए। खुतबुल्लापुर असम्बली हलके के कोमपल्ली में अरकान मुखन्नना S राजू और विवेकानंदा ने 1000 पौधे लगाए। अजला में भी बड़े पैमाने पर KTR की सालगिरह मनाई गई। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए करीमनगर ता जगतियाल
और वेमुलावाड़ा तक कोरटला सड़क की तौसी करने की दरखास्त करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर बीजेपी कायदीन एम सत्यनारायणा और बाला राजू भी मौजूद थे। रुकने पार्लियामेंट करीमनगर ने मरकजी वजीर को बताया कि करीमनगर ता जगतियाल की मौजूदा सड़क नाकाफी साबित हो रही है। बड़े बड़े ट्रक्स की आमद और रफ्त की वजह से दीगर गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तंग सड़क की वजह से अक्सर हादसात पेश आ रहे हैं और कई अमवात हुई हैं। उन्होंने जगतियाल तक करीमनगर सड़क को वरंगल तक तौसी देते हुए उसे नेशनल हाईवे से मजबूत करने का मशवरा दिया। उन्होंने वेमुलावाड़ा तक कोरटला तक 50 किलोमीटर सड़क को 4 लेन सड़क में तब्दील करने और उसे नेशनल हाईवे 63 से मजबूत करने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि वेमुलावाड़ा मंदिर के दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों के अवाम भी आते हैं। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से उनके आबाई मौजू चिंतामडुका के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए मंजूर करने के ऐलान पर शदीद एतराज किया है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मल्लू रवि ने कहा कि केसीआर सिर्फ चिंतामडुका मौजू के चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि वो सारी रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसी सूरत में वो किस तरह सिर्फ एक मौजू के लिए इतनी खतीर रकम मंजूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये रकम चंद्रशेखर राव की जाती नहीं है, बल्कि आवाम की दौलत है। मल्लू रवि ने कहा कि चिंतामडुका में कोई एक प्रोजेक्ट के क़याम के लिए अगर सैकड़ों करोड़ रुपए मंजूर किए जाते हैं तो इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन मौजू के आवाम को शख्सी तौर पर फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकारी ख़जाने को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नायब सदर पीसीसी ने चीफ मिनिस्टर के इस फैसले में गवर्नर को मुदाखलत करने का मशवरा दिया और कहा कि सरकारी खजाने से सिर्फ एक मौजू में सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने के फैसले की रिपोर्ट तलब की जाए। मल्लू रवि ने कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद को होने वाली शिकस्त पर तबसरा करते हुए कहा कि इस मामले में जमहूरियत का खुलेआम कत्ल हुआ है। बीजेपी ने करोड़ों रुपए का अरकान को लालच दिया। बीजेपी ने रियासतों की हुकूमत को गिराने के लिए खेल शुरू किया है। ये खेल कर्नाटक से शुरू हुआ है और अगली बार तेलंगाना भी हो सकता है। उन्होंने गवर्नर की जानिब से बल्दी कानून के बिल को वापस कर देने के फैसले का खैर मकदम करते हुए चीफ मिनिस्टर से इसकी वजाहत करने का मुतालबा किया। इंटरमीडिएट एग्जाम्स में जो गोलमाल हुआ उसमें 25 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिए। उसके बारे में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, ऑल पार्टीज एक धरना, हड़ताल सब कर लिए। उसके बाद गवर्नर एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग लगाया और रिव्यू मीटिंग में व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेट बोल के पूछा, इतना गड़बड़ क्यों कर रहा है, इसको करेक्ट करना बोल के पूछा। अभी भी कल परसों हमारा चीफ मिनिस्टर केसीआर उनका वोन गांव चिंतामडका गया, उधर एक एक घर को 10 लाख रुपीस अनाउंस करे। एक ही गांव में 200 करोड़ और एक ही गांव में 1500 हाउसेस 2 बेडरूम का। न कुछ फेवरेबली कुछ कर सकते, आपका गांव है कुछ करे, लेकिन पूरा स्टेट का उधर एक ही गांव में करे तो पूरा गांव का क्या होता, इसके बारे में भी एक रिव्यू मीटिंग गवर्नर लगा के व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेट बोल के, दिस इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा चीफ मिनिस्टर भी मैं देते बोलते नहीं दे सकते, उसको अप्रूवल होना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंट होना, ये सब नहीं है उसमें। अपने अपने जाके मैं ऐसा करा 200 करोड़ दे रहा हूँ, 1500 हाउसेस दे रहा हूँ और भी जो होना है तो मैं दे दूंगा बोले तो तुम तुम्हारा ओन प्रॉपर्टी के दे सकते, लेकिन ये प्रॉपर्टी ऑफ दी 4 करोड़ पीपल ऑफ तेलंगाना, उसको तुम ओनली ट्रस्ट बोर्ड मेंबर, ट्रस्ट बोर्ड चेयरमैन जैसा रहता टेम्पल को, वैसा आप 5 साल के लिए एक ट्रस्टी है, 4 करोड़ पीपल का ट्रस्टी है सीएम साहब, लेकिन तुम ही अनाउंस करे तो फिर क्या होता। ऐसा नहीं करना, गवर्नर साहब इमीडिएटली इसको रिव्यू करना। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने वजीर रेलवे पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए रियासत के मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। उन्होंने सतवाहाना, पद्मावती, गोदावरी, मछलीपट्टनम ट्रेन सर्विसेज को भोनगिर, जनगांव, आलेर रेलवे स्टेशनों में
तौक़ुफ़ देने की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि मज़कूरा इलाकों से हर रोज़ 30,000 से ज़ायद सरकारी और खानगी मुलाजिमीन, तुलबा और ताजरीन हैदराबाद रवाना होते हैं। रेलवे सहूलियात न होने की वजह से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यादगीर गुट्टा में भी ट्रेन की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की है। बीजेपी कायद व साबिक वजीर DK अरुणा ने सिद्दीपेट जिले के चिंतामड़ुका में हर एक खानदान को 10 लाख रुपए का फ़ायदा पहुंचाने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ऐलान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए DK अरुणा ने चीफ मिनिस्टर से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर अपने आबाई मौजू चिंतामड़ुका की तर्ज पर रियासत के मजीद कितने मौज़ूआत को तरक्की देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि साबिक में यही चंद्रशेखर राव ने बाज़ चीफ मिनिस्टर्स पर अपने आबाई वतन को तरक्की देने का इल्ज़ाम आयद किया था और अब चंद्रशेखर राव भी दूसरे चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 5 साल के दौरान अपने हल्के इंतखाब गजवेल, आबाई ज़िला सिद्दीपेट और अपने फर्जन के ज़िले सिलसिला में ही करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर किए हैं, जबकि KCR महबूबनगर पार्लिमानी हल्के से भी मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने महबूबनगर की तरक्की के लिए कोई फंड्स जारी नहीं किए। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने इंतखाबी वादों को भी पूरा नहीं किया, नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम नहीं किए जा रहे, रैतू बंधु स्कीम के तहत किसानों को रकम अदा नहीं की जा रही है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के डायरेक्टर जनरल VK सिंह ने कहा कि तेलंगाना पुलिस के प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं है। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट को बंद कर देने की वो हुकूमत को सिफारिश करेंगे। चंचलगुड़ा में वाक़ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए VK सिंह ने कहा कि प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं और आमदनी कम हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट से रियासती हुकूमत को सालाना 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मुलाजिमीन की तनख्वाहों और दीगर अखराजात पर यह रकम खर्च हो रही है। रोज़ाना सिर्फ 2 घंटे यहाँ के मुलाजिमीन को काम होता है। VK सिंह ने कहा कि वो महकमे महाबिस में काफ़ी अरसे तक अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। महकमे में कई असलाहत लाते हुए भिखारियों के लिए आश्रम भी कायम किया है, जिसमें 15,000 भिखारी मुकीम है। उन्होंने कहा कि इन असलाहत से जेलों में मुक़ीद कैदियों को कुर्सियों पर बैठने का भी मौका फराहम हुआ है। नहीं, हम वहाँ जो काम किए उससे हम काफ़ी संतुष्ट हैं और जैसा मैंने कहा कि वो 3 वहाँ जो काम हुए हैं उससे मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ। जैसे आनंद आश्रम चलाया, कैदियों को एक मर्यादापूर्ण ज़िंदगी दी और वहाँ प्रिजन से स्टाफ जो है उनको एक अच्छा एक आत्म गौरव और एक आत्मविश्वास दिया, जिसके चलते तेलंगाना प्रिजन्स का बड़ा नाम है, तो उससे हमको काफ़ी संतोष है। अब आपका सडनली जो तबादला हुआ है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मुझको पता नहीं है कुछ, ये तो सरकार ही बता सकती है। ऐसे मैं समझता हूँ कि 5 साल हो गया है तो वो भी एक कारण हो सकता है। नहीं, ये देखिए, अगर हम ये पोस्टिंग खराब है इसके लिए रिजाइन करना चाहते हैं तो हमको इसके पहले 10 बार रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि इसके पहले 1990 से लेकर अभी तक हमारा 6 महीना पर 9 महीना पर बहुत सारे ट्रांसफ़र हुए हैं और ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। यहाँ तो मुझको 5 साल रहना पड़ा, तो अच्छी पोस्टिंग खराब पोस्टिंग में मैं नहीं विश्वास करता। नाज़रीन, प्राइम टाइम में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटका में येदियुरप्पा का दोबारा वजीर आला बनना लगभग तय, बीजेपी हाईकमांड के अहकाम का इंतजार। UAPA अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास, अमित शाह ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त कानून जरूरी। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी मीडिएशन को लेकर आज फिर हुआ पार्लियामेंट में हंगामा। असेंबली मौजूद होने के बावजूद क्यों है नए असेंबली की तामीर की जरूरत? तेलंगाना हुकूमत से हाई कोर्ट ने किया सवाल। रियासत की 8 यूनिवर्सिटीज के लिए वजीर आला KCR ने IAS ऑफिसर्स को अपॉइंट किया इंचार्ज वाइस चांसलर। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए NN चैनल।